हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आज उसको डिस्कस करने वाले। बच्चों देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही है, तो बच्चों हम ब्रीफ में थोड़ा सा इसके लॉज को डिस्कस कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जो स्कूल लेवल में जो क्वेश्चन आता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर चलेंगे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो बच्चों सबसे पहला लॉज ऑफ मोशन है हमारा फर्स्ट लॉ, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो अगर रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अनलेस देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो रेस्ट के स्टेट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये कि क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है क्या फोर्स को डिफाइन करता है। तो देखते हैं कि फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, फोर्स का डेफिनेशन होता है कि द फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच व्हेन अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लग जाता है तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को या तो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स ना लगाओ तब वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में वो रहेगा। इसका मतलब तो यही हो गया कि फोर्स लगेगा तो ये सब क्या होगा, चेंज होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है फोर्स को डिफाइन करता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो देखो बच्चों, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया होता है द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इम्पोज्ड ऑन इट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी उस पर कोई चेंज इंपोज करने की कोशिश की जाती है उसको जो अपोज करता है प्रॉपर्टी, उसी को कहते हैं इनर्शिया। ये इनर्शिया बच्चों थ्री टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या है कि जब गाड़ी अचानक चल पड़ती है तो क्या होता है, हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि हमारा लोअर पार्ट जो है वो गाड़ी के साथ मोशन में आ जाता है। लेकिन अपर पार्ट क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए क्या होता है, पीछे झुक जाता है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में आप ये समझ लो कि जब गाड़ी चलती है उसमें अचानक ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी के साथ हमारा लोअर पोर्शन रेस्ट में आ जाता है, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हमारा अपर बॉडी जो है वो मोशन में रहता है, इसलिए हम लोग क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल समझ सकते हैं बच्चों कि जब किसी चीज को मैं घुमा रहा हूं, बीच में अगर ये धागा टूट जाए तो फिर क्या होगा, वो टेंजेंशियली फ्लाई करके चला जाएगा। तो दीज थ्री आर द इनर्शिया। ठीक है ना बच्चों, इसके बारे में बच्चों आप लोगों ने जान रखा होगा, है ना। तो इनर्शिया में क्या हुआ बच्चों, डेफिनेशन कि ये किसी प्रॉपर्टी को अपोज करता है, यानी कि वो उसको नहीं अपने ऊपर इंपोज होने देना चाहता। और फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर आप फोर्स ना लगाओ तब वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना पसंद करेगा। इस तरह से फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों सेकंड लॉ की तरफ। तो सेकंड लॉ जो है बेटा जी वो कहता है हमारा कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जब करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसके मोमेंटम में चेंजेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे हम लोग। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा पी से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी, है ना, मास, सिंपली मास इंटू वेलोसिटी। और ये क्या होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यानी कि इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। इस पे छोटे मोटे ग्राफ ही दे सकता है आपको, जैसे कि मान लो बेटा कह देगा कि P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करो जबकि मास कांस्टेंट है, मोस्टली तो होता ही है, तो हम ग्राफ ऐसे ले लेंगे। अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कब होगा, जब P हमारा कांस्टेंट हो। अगर बेटा किसी को ग्राफ समझने में दिक्कत हो तो हमारी सबसे पहली वीडियो है हमारे चैनल पे ग्राफ वाले, उसको देख लेना बच्चों, ये बहुत सिंपल है ड्रॉ करना। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया बेटा जी मोमेंटम। अब मोमेंटम से लिंक क्या होता है बच्चों, इंपल्स। तो इंपल्स देख लेते हैं बच्चों, फिर लॉज ऑफ मोशन के सेकंड पे चलेंगे। देखो बच्चे, इंपल्स, इंपल्स क्या होता है बेटा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगता है उसी को कहते हैं हम लोग इंपल्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको हम लोग अगर आई से डिनोट करें तो आई क्या होगा बेटा हमारा, एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है बच्चे, इंपल्स क्या होगा, फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो इस पर बेस्ड बच्चों ढेर सारा पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जब भी कोई क्रिकेट में मैच में अगर कोई कैच करता है तो प्लेयर अपनी हैंड्स को क्या करता है, पीछे खींच लेता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि अगर आपने डेल्टा टी बढ़ा दिया, मतलब टाइम ऑफ कैचिंग आपने बढ़ा दिया, तो उसके हाथ पे जो बॉल के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या करता है वो कि अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ियों में शॉकर क्यों प्रोवाइड किया जाता है।
क्योंकि जब गाड़ी किसी जर्क में पड़ता है तो क्या होता है, उसकी फोर्स जो है ऊपर लगता है, लेकिन वहां जो सॉकर होता है वो क्या करता है, इस जर्क की जो ड्यूरेशन है, जो जर्क की ट्रांसफर ऊपर तक जाने का जो टाइम है उसको बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, उसमें बैठे हुए पैसेंजर को बहुत कम फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इसी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जब भी आप किसी भी जंप करते हो किसी हाइट से, तो सीमेंटेड फ्लोर पे जंप करते तो पैर टूट जाता है, लेकिन अब किसी जो है रेत के ढेर पे अगर आप जंप करते हो तो वहां पर कुछ नहीं होता आपको। क्यों? क्योंकि जब आप रेत के ढेर पे जंप करते हो तो उसमें क्या होता है, आप थोड़ी देर के लिए धंसने लगते हो उसमें, इससे क्या होता है, डेल्टा टी जो है बढ़ जाता है, इसके कारण क्या होता है, उसमें फोर्स कम लगता है। इसी तरह से कहा जाता है कि जो भी ग्लास वेयर है उसको पैकिंग किया जाता है बबल पैकिंग से, क्योंकि बबल पैकिंग में भी क्या होता है, ढेर सारे छोटे छोटे प्लास्टिक के बबल्स बने होते हैं, जो क्या करता है, शॉक को ग्लास तक ट्रांसफर होने में टाइम बढ़ा देता है, जिसके कारण उसमें फोर्स कम लगता है। दीज आर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंपल्स। अब क्या होता है बच्चों, इंपल्स पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तब देखते हैं। देखो बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स जो होता है बेटा जी हमारा, वो होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, डेल्टा पी। यानी कि अगर हमसे कहेगा कोई इंपल्स कैलकुलेट करो, तो हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, कि मोमेंटम में चेंज मेजर कर लेंगे, वही आ जाएगा इंपल्स। ठीक है बच्चों, तो इस पर बेस्ड बेटा दो न्यूमेरिकल हम लोग छोटे छोटे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी अगर एक बॉल को कोई पर्सन जो है किसी दीवार पर जो है की तरफ फेंक दिया, मान लो बेटा एक क्वेश्चन ये है कि ये एक रिजिड वॉल है, वहां पर मैंने एक बॉल को फेंका, ये बॉल यू स्पीड से गया और इससे टकरा गया, और टकराने के बाद फिर से क्या हुआ बेटा कि ये यू स्पीड से ही वापस आ गया, यू स्पीड से गया और यू स्पीड से वापस आ गया। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज इंपल्स। तो इंपल्स हमेशा क्या होता है बच्चों, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना बच्चों, और ये क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी पी। तो अब देखो बेटा, जब जाते वक्त की डायरेक्शन को मैं अगर आई ले लूं, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ले लूं, तो पी आई क्या होगा बेटा, पी आई होगा हमारा एम यू आई, और जब रिबाउंड होकर के वापस आया तब क्या होगा हमारा पी एफ, पीएफ होगा माइनस एम यू आई। तो डेल्टा पी यानी कि इंपल्स क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या बेटा, माइनस एम यू आई, और इनिशियल क्या था, माइनस एम यू आई। तो क्या होगा बेटा, माइनस टू एम यू आई। दिस इज योर इंपल्स, है ना बेटा। तो इंपल्स क्या हो गया, 2mu। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 2mu हो गया। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन क्या था कि अगर मान लो u वेलोसिटी से आपने दीवार पे किसी बॉल को देके मारा, तो वहां से बॉल जो वापस अगर u वेलोसिटी से रिबाउंड हुआ तो कितना इंपल्स लगा। ठीक है बच्चों, इसी में बच्चों अगर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मान लो कि ये जो है इस बार मैंने एक थीटा एंगल पर इसको फेंका है, ठीक है, थीटा एंगल से फेंका, तो फिर रिबाउंड होकर वो ऐसे आएगा, है ना बच्चों। मान लो बेटा ये था हमारा mu वेलोसिटी से गया और mu मोमेंटम से ही वापस आ गया। अगर जाते वक्त मान लो बेटा ये जो एंगल था थीटा, तो रिबाउंड होते वक्त भी क्या होगा, ये एंगल बनाया होगा थीटा। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि इस सिचुएशन में आपको फाइंड करना है इंपल्स। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के दो रूल हैं, है ना। तो आपको दोनों रूल बताता हूं, जल्दी से आप उसको समझ लेना, जो इजी लगे उससे कर लेना। ठीक है बच्चों, देखो बेटा क्या है कि हमें क्या फाइंड करना है कि डेल्टा पी, इंपल्स का मतलब डेल्टा पी फाइंड करना, मतलब पी एफ माइनस पी आई, है ना बच्चों, पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, और माइनस पी आई को लिखूंगा प्लस में माइनस पी आई, है ना बच्चों। तो अब देखो ये था बेटा जी हमारा पी एफ की डायरेक्शन, दिस इज द पी एफ की डायरेक्शन, ये है ना, और ये थी बेटा जी हमारी पी आई की डायरेक्शन, दिस इज आर पी आई, है ना, ये इधर की तरफ थी पी आई। तो अब हमें किसको ऐड करना है, माइनस पी आई को। तो माइनस पी आई की डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, ये है ना, पी आई ये था, ये हो गया माइनस पी आई, और ये हो गया पी एफ। अब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 2 थीटा। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर आपको पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों सेम ही दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे में डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कहोगे सर ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 2 थीटा, है ना बच्चों। यानी कि क्या होगा, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 2 थीटा। आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो क्या लिखोगे, 2p कॉमन लिया बेटा जी, 2p स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आप लोग को बेटा पता होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है रूट के अंदर में 2p स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
यानी कि आ जाएगा 2p cos थीटा, है ना बेटा। 2p cos थीटा आ गया बेटा आपका नेट इंपल्स। और देखो बेटा इन दोनों को ऐड करा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा, बिल्कुल बीच से आएगा इसकी तरफ, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2p cos थीटा। दिस इज योर जो है इंपल्स जिसकी डायरेक्शन क्या होगा बेटा इसकी तरफ, और मैग्नीट्यूड क्या होगा 2p cos थीटा। ये तो हो गया बेटा एक मेथड जो इजी मेथड है। दूसरा मेथड से भी अगर बच्चों करना चाहोगे आप लोग तो कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो बेटा जी हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड मेथड लेते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपोनेंट्स लेकर के सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो बेटा ये है हमारा, मैंने क्या किया बेटा कि मैंने आपको कह रखा है कि इधर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव आई ले लूंगा, इधर वाली डायरेक्शन को मैं जे लूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो बेटा वेक्टर है ना, इसके कंपोनेंट्स इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, एम यू कॉस थीटा अंदर की तरफ, है ना, और एम यू साइन थीटा नीचे की तरफ, है ना बच्चों। क्योंकि देखो ये जो एरो है इस तरह से, तो इसका कंपोनेंट इधर होगा और नीचे की तरफ होगा। तो मैं पी आई की बात करूं तो पी आई क्या होगा, एम यू कॉस थीटा आई, क्योंकि ये इसकी तरफ था अंदर की तरफ, है ना। और ये हो जाएगा बेटा नीचे की तरफ माइनस एम यू साइन थीटा जे, ये होगा पी आई। और पीएफ की बात करूंगा, ये बेटा है पीएफ, है ना। तो अब देखो इस पीएफ का कंपोनेंट इसकी तरफ होगा, ये भी होगा हमारा एम यू कॉस थीटा इधर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होगा एम यू साइन थीटा, है ना बेटा। तो इसके लिए भी क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा एक्स कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा माइनस में, है ना, क्योंकि देखो ये लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो माइनस एम यू कॉस थीटा आई और ये माइनस एम यू साइन थीटा जे। तो आप क्या कहोगे, इंपल्स मतलब डेल्टा पी मतलब पी एफ माइनस पी आई, है ना बच्चों। अब देखो बेटा पी एफ तो ये है, पी आई ये है, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 2 एम यू कॉस थीटा आई, जो बेटा पहले हमारा आया था, ठीक है। तो इससे मैग्नीट्यूड पता चल गया कि ये नेगेटिव एक्स की तरफ होगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इंपल्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बेटा वापस, हम लोग जो है चलते हैं बेटा जी मोमेंटम के कंजर्वेशन और सेकेंड लॉ, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स जो एक्सटर्नल किसी सिस्टम पे हम लोग अप्लाई करते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाई dt। यानी कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो k इंटू dp बाई dt, ठीक है। बाद में k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है 1, तो f इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, dp बाई dt। अब देखो बच्चों मैं चाहूं तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूं m इंटू वी, है ना बच्चों। अब अगर मान लो बेटा मास कांस्टेंट है तो अलग कहानी, लेकिन मास भी अगर वेरी करने लगे तो कहोगे मास कहां वेरी करता है, तो जब रॉकेट प्रोपल्सन का केस आता है तब मास वेरी करता है, ठीक है बच्चों। तो इसको बेटा हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उस रूल से जो u इंटू वी का जो रूल होता है उससे डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी प्लस एम इंटू डीवी बाई डी टी। तो बच्चों क्या हो गया, नेट फोर्स की वैल्यू हो गया हमारा v इंटू डी एम बाई डी टी प्लस एम इंटू डीवी बाई डी टी। ये हो गया बेटा नेट फोर्स का रिलेशन। लेकिन बच्चों अगर मान लो हमारा मैं बात करूं रॉकेट प्रोपल्सन की केस, तो वो लगेगा बेटा ये वाला केस, है ना, क्योंकि इसमें मास क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। लेकिन अगर बेटा मास कांस्टेंट हो जाता है, जो मोस्टली केसेस में होता है किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तब तो डीएम बाई डी टी जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसी का एक स्पेशल केस हम समझ सकते हैं कि इफ मास इज कांस्टेंट, इफ एम इज कांस्टेंट, तो क्या होगा बच्चों, डीएम बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स क्या रह जाएगा, सिर्फ m इंटू डीवी बाई डी टी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, जो मोस्टली अभी तक आप लोग यूज करते आए हो, ठीक है बेटा। और ये होता है बेटा v इंटू डी एम बाई डी टी, रॉकेट प्रोपल्सन के केस में आता है, जो अब सिलेबस में अभी है नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो अगर बेटा किसी को किसी तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड करना होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कहना, मैं उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दूंगा मैं, ठीक है बच्चों। तो ये होगा बेटा जी हमारा सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा, और वो इस तरह से रिलेटेड है कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उसी रेट में उसमें मोमेंटम में चेंज होगा और उसी डायरेक्शन में चेंज होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना।
अब इसको यूज करते हुए बेटा जी है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके भी एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, है ना। और एक वेरिएबल मास सिस्टम का भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर देंगे बेटा आपको, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। हमारा टॉपिक है अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों आप लोगों ने क्या कहा, एफ इक्वल टू होता है हमारा डीपी बाय डी, ठीक है। तो अगर मान लो मैं एक्सटर्नल फोर्स एफ है उसको अगर मैं जीरो कर दूं, ठीक है, यानी कि इफ एफ एक्सटर्नल जो है हमारा वो हो जाए जीरो, है ना, एक्सटर्नल, तो क्या होगा बच्चों, डीपी बाय डी क्या हो जाएगा हमारा जीरो। इससे क्या होगा, पी हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, है ना। यानी कि इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन द सिस्टम देन लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द सिस्टम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, कि मोमेंटम जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तब, ठीक है। अब जैसे कि मान लो बेटा जी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं बेटा रिक्वायरिंग ऑफ गन पे, ठीक है। ये तो सिंपल समझ में आ गया ना बच्चों कि हमेशा मोमेंटम क्या होगा कि कांस्टेंट रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका बेटा हर जगह यूज आएगा, हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। फिलहाल बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि मान लो बेटा कि कोई गन है जिसमें कि बुलेट है और बुलेट को जब मैंने फायर कर दिया तब उस कंडीशन में गन जो रिक्वाइल करता है उसकी वेलोसिटी आपको अगर फाइंड करना हो, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं बेटा कि ये रहा गन, ठीक है ना, मान लो बेटा जी गन, तो पहले जो था एम जी है मास ऑफ गन, इसमें जो बेटा बुलेट रखा हुआ है ना, ये बुलेट का मास बेटा जी एमबी है ना, एमबी है मास ऑफ बुलेट। ये था जब फायर नहीं किया था, जब फायर कर देते हैं बेटा तो क्या होता है, मान लो बेटा ये गन जो है इधर रिक्वाइल करती है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्यों लिखें कि इधर लेफ्ट ही जाएगी है, हम बेटा प्रूव करके डिस्कस करेंगे कि किधर जाएगी है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा जी ये तो लिखा बेटा जी वीजी, और ये लिखा बेटा जी जो बुलेट हमारा जो निकल के भाग रहा है ये बेटा जी मास ऑफ बुलेट है जो जा रहा आगे की तरफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वेलोसिटी से, है ना बच्चों। तो देखो बेटा इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे जब ये रेस्ट में था, तो पी आई इनिशियल इक्वल्स टू क्या कहेंगे मास ऑफ गन इंटू जीरो प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू जीरो, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी क्या था इनिशियल जीरो, यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या था जीरो। अब मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूंगा, है ना बच्चे, तो क्या कहोगे कि मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना बच्चों। अब कहेंगे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ये जो बेटा बुलेट पे जो फोर्स लगी है वो इंटरनल फोर्स है, इसका स्प्रिंग ने उसको लगाया होगा, बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया। कहेंगे सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो इसलिए क्या होगा बेटा कि पी आई इक्वल्स टू हो जाएगा पी एफ, यानी कि जीरो इक्वल्स टू एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी, है ना बच्चों। इसको बेटा जी यहां पर सॉल्व कर लेंगे तो वी जी कितना आ जाएगा माइनस एम बी वी बी अपॉन में एम जी, यानी कि माइनस एम जी इंटू वी बी, ये आ गया हमारा गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी का कंसेप्ट। इसमें बेटा देखो दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली बात है, एक तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिक्वाइल करेगा, मतलब गन की वेलोसिटी क्या होगी पीछे की तरफ। दूसरी बात क्या है बेटा कि जितना ज्यादा होगा मास ऑफ गन उतनी कम स्पीड से वो जो है ना गन जो है रिक्वाइल करेगा, ठीक है। तो जितना हैवी होगा गन उसको फायर करना उतना ज्यादा जो है सेफ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक छोटा सा क्वेश्चन। अब बेटा जी वेरिएबल मास सिस्टम पर बेटा जी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एक छोटा सा क्वेश्चन वो भी ले लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लो बेटा गन और बुलेट वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो कह देगा आपसे कि n नंबर ऑफ बुलेट को मैं पर सेकेंड फायर कर रहा हूं तो उस गन को होल्ड करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बेटा इफ n bullets are fired per second with a speed u, then
कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन if mass of each bullet is m। ठीक है बच्चों, मास ऑफ ईच बुलेट बेटा जी मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन समझ लो बेटा, अगर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझा दिया कि अगर एक सेकंड में n नंबर ऑफ बुलेट को फायर कर रहा है कोई मशीन गन, और हर बुलेट का मास है स्मॉल m, और वो मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, तो उस गन को होल्ड करने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने अभी क्या कहा था कि सर फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है v इंटू dm/dt, है ना, जहां बोला था वेरिएबल मास सिस्टम लगेगा। तो बेटा जी ये बताओ एक सेकंड में कितना मास में चेंज हो रहा है, तो आप कहोगे कि n नंबर ऑफ बुलेट जो है वो फायर हो रहा है, ठीक है। तो एक बुलेट का मास बच्चों क्या है m, तो n नंबर ऑफ बुलेट का कितना हो जाएगा m इंटू n, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, तो यहां पर आप लोग कह सकते हो कि dm/dt का मतलब हो गया मास इंटू फ्रीक्वेंसी, मास इंटू फ्रीक्वेंसी, जो क्या होगा बेटा मास इंटू एन। तो सिंपली ये फोर्स कितना हो जाएगा v इंटू, वी की जगह पर लेते हैं बेटा u, क्योंकि मैंने लिख रखा है u वेलोसिटी से फायर किया है, और dm/dt की जगह पे क्या लिखूंगा m इंटू एन, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा m n u, इतना न्यूटन आ जाएगा बच्चों फोर्स, ठीक है। ये आ गया बेटा वेरिएबल मास सिस्टम का एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब देखो बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों कि फॉर ईच एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर जगह बच्चों ये तो अप्लाई होता है, तो जानते ही हो आप लोग, है ना बच्चों। तो बेटा जी इस सिचुएशन में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग, जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे कि मान लो यहां पर रखा हो टेबल, टेबल पे क्या होता है बेटा कि एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, जिसका मास m है ना, इसका वेट क्या लगेगा बेटा नीचे की तरफ mg, और ये जो टेबल है ये इस पर क्या लगाएगा फोर्स n, है ना। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग क्या कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू mg, है ना बच्चों। तो अब बच्चों ढेर सारे इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें जो स्पेशल क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों, वो आते हैं प्रोजेक्ट इसके वाले पुल्ली वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पुल्ली वाले क्वेश्चन बेटा जी सबसे पहले हम लोग करते हैं। मान लो बेटा पुल्ली वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे देगा आपको कि ये कोई m1 है, ये कोई मान लो m2 है ना बच्चों। ये एक मासलेस पुल्ली है, इस पुल्ली का मास क्या है 0, है ना। अब बेटा जी हमें ये दे रखा है कि m2 जो है वो ज्यादा है m1 से, तो आपको फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन जो है इसका, जाहिर सी बात इसका मास जब ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो आपको फाइंड करना है बेटा जी कि इस पर कितना एक्सेलरेशन लगेगा और इस वायर में कितना टेंशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे हमें हेल्प मिलता है सॉल्व करने में, इक्वेशन लेने में। तो मान लो बेटा जी ये मास है m2, अब आप लोग बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो नीचे लग रहा होगा उसका वेट m2 जी, एक ऊपर लग रहा है उस पर टेंशन T, है ना बच्चे। तो अब ऐसे सिचुएशन में वो जा किधर रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो आपको पता है बच्चों कि हम लोग क्या कहेंगे कि नेट फोर्स जिधर लगेगा दैट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तभी तो नीचे जा रहा है। तो हमारे लिए एक इक्वेशन क्या बन जाएगा कि m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, है ना बच्चों, ये लग गया। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं, ये जो ब्लॉक था हमारा m1, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं। देखो इस पर भी वेट क्या लग रहा है m1g नीचे, और टेंशन लग रहा है सेम। अब देखो मैंने वायर जो है बेटा सेम है ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि, और उसके बाद क्या है कि मास इसका 0 है, इसीलिए दोनों ही वायर में क्या होगा, जो एक ही वायर है हमारा बेसिकली, दोनों साइड में टेंशन क्या होगा बच्चों सेम हो जाएगा। अगर इसमें कुछ मास आ जाता तब टेंशन वो अलग हो जाता, तब वो केस बन जाता रोटेशन मोशन वाला टॉपिक कहा जाता। तो क्योंकि मासलेस पुल्ली है ये, इसलिए क्या होगा इस वायर का और ये जो इधर है दोनों का टेंशन क्या होगा सेम। तो बेटा इसमें क्या है कि जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे आप, तो आपको पता ही है कि जिधर जा रहा है एक्सीलरेशन उधर का फोर्स ज्यादा होगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो T माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, है ना बच्चों। ये बच्चों आ गया नेट हमारा इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, है ना।
तो सॉल्व करने से बच्चा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए, है ना बच्चों। यानी कि a की वैल्यू आ गया m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 होल इंटू जी। ठीक है बच्चे, ये आ गया बेटा जी हमारा एक्सेलरेशन। सिंपल, क्योंकि बेटा कोई भी सिचुएशन दे रखा होगा हम इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बेटा जी एक और सिचुएशन लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर चलेंगे बच्चों फ्रिक्शन पे, और फ्रिक्शन करने के बाद बेटा जी फिर से आएंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब बेटा जी एक ऐसा करते हैं हम लोग कि एक पुल्ली पे बेटा जी क्या करते हैं कि जैसे कि एक तो डायग्राम भी ढंग का बन जाए। देखो बेटा जी, ये पुल्ली पर ना बेटा जी इधर लगा दिया बेटा जी मैंने 5 kg का, है ना, और इधर मैंने 2 पुल्ली लटका दिया। ये है बेटा जी 2 kg और ये लगाया बेटा जी 1 kg, है ना। तो आपको क्या है बेटा, देखो कि यहां पर ये दोनों वायर सेम है ना, तो इन दोनों वायर में टेंशन सेम होगा, लेकिन यहां टेंशन क्या होगा बच्चों, अलग हो जाएगा। तो इस वायर की टेंशन को टी लिखेंगे बेटा, तो इसके लिए टेंशन क्या होगा, टी डैश लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, हमें 3 इक्वेशन लेने पड़ेंगे बेटा तीनों के लिए। तो अब इसकी बात देखो, तो जाहिर सी बात है बेटा इधर 3 kg इधर 5 kg, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा और ये सब क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं ना बच्चों। इसका बेटा जी m है 5, है ना, 5 kg, तो इस पे बेटा नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, 5g mg, है ना, ऊपर टेंशन लगेगा t। तो आप इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, 5g माइनस टी इक्वल्स टू 5a, है ना बच्चों, mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। अब बच्चों चलते हैं सेकेंड इक्वेशन, जो 2 kg है उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं। इस 2 kg में देखो बेटा ऊपर लग रहा है टेंशन T, नीचे लग रहा है इसका खुद का वेट 2g, और साथ ही साथ क्या है बेटा, ये जो नीचे लटक रहा है ब्लॉक, ये भी तो कुछ अपना टेंशन लगा रहा है। तो ये बेटा टेंशन लगा रहा है T डेस्ट, है ना, ये T डेस्ट टेंशन लगा रहा है। तो इसके लिए क्या, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब T ज्यादा होगा, तो क्या लिखेंगे, T माइनस 2g माइनस T डेस्ट इक्वल्स टू 2a, है ना बच्चों। अब बेटा जी मैं लेता हूं इक्वेशन एक और ले लेंगे बेटा जी थर्ड के लिए, है ना। अगर थर्ड ब्लॉक, इसको लिख लेते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। अब देखो बेटा ये जो 1 kg है, 1 kg वाला जो ब्लॉक है उस पर लग रहा है ऊपर की तरफ टी डेस्ट, और नीचे लग रहा है बेटा जी 1g, है ना, क्योंकि m है 1 इसलिए 1g लग रहा है नीचे की तरफ, और जा रहा है ये ऊपर की तरफ। तो क्या कहोगे इसके लिए, टी डेस्ट माइनस g इक्वल्स टू 1 इंटू ए, है ना बच्चों। ये 3 इक्वेशन आ गए, है ना बच्चों। इस 3 इक्वेशन को बेटा एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या होगा बेटा, t माइनस 2g माइनस टी डेस्ट इक्वल्स टू 2a, और यहां पर देखो टी डेस्ट माइनस g इक्वल्स टू a। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो बेटा, तो t सब कैंसिल हो जाएंगे, आएगा a की वैल्यू, और किसी पहले वाले में बेटा जी a की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा टेंशन की वैल्यू। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा जी थोड़ा सा फ्रिक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर वापस आएंगे इस पर, क्योंकि फ्रिक्शन के बगैर ज्यादा क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोग को, सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा। तो मैं फ्रिक्शन पहले लूंगा, फिर बाद में स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो चलो थोड़ा सा स्यूडो फोर्स डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो बेटा स्यूडो फोर्स होता क्या है, देखो 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा इनर्शियल फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्रेम, जो इनर्शियल फ्रेम कहते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो किसी गाड़ी में बेटा आराम से आप खड़े हो, जो गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो आप पर ना तो झटका आगे की तरफ लगेगा ना पीछे की तरफ लगेगा, बिल्कुल आप स्ट्रेट खड़े हो, बिल्कुल ऐसा जैसा लगे वो गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, तो इसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर गाड़ी रेस होने लगे या गाड़ी ब्रेक लगने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप गिरने लगते हो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ। तो ये जो सिचुएशन होता है ये होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस
अगर अर्थ के साथ या तो एक्सेलरेट कर रहा हो या फिर डी एक्सेलरेट कर रहा हो तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो न्यूटन्स ने जब सोचा कि जब नॉन इनर्शियल फ्रेम उसने देखा होगा अगर कभी भी कि अगर बस में अगर वो ट्रेवल करता तो यही देखता कि बस वाले ने ब्रेक लगाया तो आदमी आगे की तरफ दौड़ने लगा, तो वहां पर उसका न्यूटन्स लॉ जो था वो फेल होने लगा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उस पर्सन के पास जो था मास था, खुद का बॉडी था और एक्सेलरेट करने लगा, जबकि उसके पीछे तो किसी ने फोर्स लगाया ही नहीं था, तो वो फिर आगे की तरफ कैसे भागने लगा, तो वहां पर उसका लॉ जो है फेल होने लगा होगा। तो इसीलिए उसने क्या किया कि एक एडिशनल फोर्स को कंसीडर किया जिसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो बच्चों स्यूडो फोर्स क्या होता है, तो एक ऐसा फोर्स होता है कि जिसमें कि जो लगा रहा है वो डिफाइन नहीं है लेकिन जिस पे लग रहा है वो डिफाइन होता है। मैं फिर से क्लियर करता बच्चों, देखो एक होता है रियल फोर्स जिसमें जिस पर जैसे कि मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इस पर लग रहा है और इसने लगाया तो ये हो गया रियल फोर्स। लेकिन अगर मान लो बेटा आप खड़े हो बस में, बस वाले ने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, तो आप बिल्कुल आगे की तरफ दौड़ जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप पर फोर्स लग रहा है ये तो डिफाइन है लेकिन किसने लगाया आप पर ये तो पीछे डिफाइन नहीं है, तो ऐसे फोर्स को कहते हैं हम लोग स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स तभी हम लोग अप्लाई करते हैं जब किसी फ्रेम में कोई फ्रेम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा हो या फिर डी एक्सेलरेट कर रहा हो। ठीक है, तो उसको एग्जांपल लेकर दिखाते हैं बेटा जी, लिफ्ट का केस लेकर के। ठीक है, तो बेटा मैं केस ले रहा हूं लिफ्ट का, है ना, कि मान लेते हैं बेटा जी कि एक लिफ्ट है जिसमें कि एक पर्सन जो है बैठा हुआ है ना, एक वेइंग मशीन पे, यहां पर एक वेइंग मशीन उस पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब लिफ्ट जो है बेटा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगा। ठीक है, मान लो बेटा जी ये है एन, ये है उसका वेट। ठीक है, तो इस जो कंडीशन को ना बेटा हम लोग एक बार इनर्शियल फ्रेम लेकर के डिस्कस करते हैं, एक बार नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो कहोगे मतलब, तो अगर मैं बाहर खड़ा होकर के इसको लिफ्ट को बाहर से ऑब्जर्व करूंगा तो ये इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करेगा, और जब मैं अंदर बैठ जाऊंगा, लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊंगा, तब मेरे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार बेटा जी जब मैं बाहर खड़ा हूं तब देखता हूं कि इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक है, मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं और इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बच्चों ये लग रहा है कि देखो इस पर लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द सरफेस ऑफ द लिफ्ट ऊपर की तरफ, और इसका वेट है नीचे की तरफ, तब भी ये ऊपर जा रहा है। तो क्या कहूंगा मैं कि n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो n इक्वल्स टू क्या होगा एम जी प्लस एम ए, यानी कि m इंटू जी प्लस ए, है ना बच्चे। कब, जब वो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो उसका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ गया, जितना एक्चुअल वेट है उससे थोड़ा सा उसको बेटर फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि बिल्कुल मैं ठीक हूं। ठीक है, क्योंकि उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, कब कहा बेटा जी ये, जब मैं इनर्शियल फ्रेम की बात करने लगा। ठीक है, अब मैं इसी सिचुएशन को बेटा जी नॉन इनर्शियल फ्रेम सोच करके मैं बात करता हूं। ठीक है, इस बार मैं क्या किया, अंदर ही घुस गया मैं, है ना। तो बेटा जी क्या है कि ये है ये ब्लॉक है ना। तो अब क्या था, हमें तो पता तो था ही कि ये एन ऊपर लगता है सरफेस, ये जो कांटेक्ट सरफेस है जिस पर लिफ्ट पे खड़ा है वो एन फोर्स लगा रहा है, इसका वेट लग रहा है नीचे और एक्सेलरेट ऐसे कर रहा है। तो देखो बेटा स्यूडो फोर्स के लिए एक कहानी क्या है कि स्यूडो फोर्स जब भी अगर पूरा का पूरा फ्रेम ऊपर जा रहा है तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे की तरफ, अगर ये पूरा का पूरा फ्रेम नीचे जाता तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब बेटा क्या है कि ये लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मुझे अपने मन से लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स जिसमें इसका मास है ना बेटा, इसका मास इनटू जो एक्सेलरेशन से जा रहा है वो मुझे नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिचुएशन होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं कह सकता हूं कि अब क्या होगा बच्चों, देखो अब तो मुझे तो ये ब्लॉक तो रेस्ट में दिखेगा, मुझे तो एक्सेलरेट करते दिखेगा नहीं, तो मैं कहूंगा अच्छा इसका मतलब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स इक्वल है इसके लिए, यानी कि n इक्वल्स टू क्या होगा m इंटू जी प्लस ए, है ना बच्चों। तो देख लिया बच्चों कि यहां पर हमने स्यूडो फोर्स का कंसीडर किया तब भी हमारा कंसेप्ट का वही रिलेशन आया, और जब मैं इनर्शियल फ्रेम समझ करके अलग से रिलेशन लिया तब भी यही आया। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स जो है बच्चों तब यूज करते हैं जब कोई ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहुंच जाता है तब। ठीक है, समझ आ गया होगा बेटा। जैसे कि मान लो बेटा एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि ये ट्रॉली है ना, इस ट्रॉली में बेटा जी मैंने क्या किया, एक पुल्ली लगा करके इसको जो है खींच दिया मैंने इधर, है ना, ऐसे लगा दिया, है ना। तो अगर बेटा जी ये रेस्ट में है तो यहां पर स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है,
लेकिन अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर ए एक्सेलरेशन से चले जाएगा तो इस पर हमें, इसका मास अगर m है तो इस पर हमें एडिशनल ma फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, कब? जब ये मूव करेगा। इसी तरह से बच्चों क्या होता है कि मान लेते हैं बेटा जी ये एक इंक्लाइंड प्लेन, एक बेटा जी क्वेश्चन आता है इसमें कि बेटा ये है एक इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसमें क्या है बेटा कि यहां पर एक ब्लॉक है रखा हुआ। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि अगर मान लो ये जो है इधर की तरफ स्लिप करेगा अगर ए एक्सेलरेशन से, तो आपको इस पर लगाना पड़ेगा बेटा जी ma फोर्स लगाना पड़ेगा आपको इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हर समय बेटा जी क्या होगा कि जब कोई फ्रेम एक्सेलरेट करेगा तो उसमें रखे हुए ऑब्जेक्ट पे आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना, कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। अब बेटा जी लिफ्ट का मैंने जो है केस डिस्कस किया है कि जब लिफ्ट जो है ऊपर जा रहा होता है तब। ठीक है बेटा, तो इसको बच्चों क्या होगा कि आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब आप जो है जाइंट व्हील पे जब आप बैठते हो, झूले में बैठते हो, तो जब आप ऊपर जाते हो तो आपको अच्छा फील आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि आपको लगता है कि नहीं अब मैं नहीं गिर सकता। लेकिन अगर सेकंड सिचुएशन ले ले बच्चों कि अगर मान लो लिफ्ट डाउन जा रहा है ना, तब देखो क्या होता है। जैसे कि झूला जब नीचे आने लगता है तब क्या होता है ना। तो देखो बच्चों मैं फिर से बेटा बाहर ही खड़ा हूं मैं, है ना, तो ये है एन, ये है बेटा जी mg, और अब आ रहा है नीचे की तरफ, तो क्या कहोगे कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो mg माइनस एन इक्वल्स टू ma, तो n क्या होगा बेटा mg माइनस ma, यानी कि बेटा इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू m इंटू जी माइनस a। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका जितना वेट था उससे क्या होगा कि आप वो वेट जो है कम होने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं ना अब जो सीट से उछलने वाला हूं, क्योंकि सीट जो है उस पर मेरा वेट के हिसाब से मतलब शरीर का वजन लगता है कम हो गया होगा। कभी आपने फील किया होगा कि जब जॉइंट व्हील से जब नीचे की तरफ आने लगते हैं तो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर का वजन बिल्कुल कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तब ज्यादा लोग को डर लगता है। ठीक है, इसी में अगर एक्सट्रीम सिचुएशन लेके चलते हैं कि अगर मान लो जो लिफ्ट नीचे आ रहा था उसकी केबल अगर टूट जाए तब क्या होगा, है ना बच्चों। यानी कि अगर मान लो बच्चों केबल टूट जाएगा तो ये लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तब तो लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इफ केबल ब्रोकन, है ना बच्चों, तब देखते हैं क्या होगा। तब n इक्वल टू क्या होगा m इंटू जी माइनस जी, यानी कि जीरो, यानी कि आप पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। यानी कि तब आप क्या होगा हवा में तैरने लगोगे, यानी कि लिफ्ट में उस सिचुएशन में आप तैरने लगोगे अगर लिफ्ट की जो है केबल टूट जाए। वैसे किसी के साथ हो नहीं ऐसा, है ना, तो ये सिचुएशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये तो बेटा लिफ्ट का केस था, है ना। अब चलते हैं बच्चों फ्रिक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये सब बच्चों थर्ड लॉ सेकंड लॉ के ही एप्लीकेशंस हैं अभी तक। तो अब बेटा चलते हैं फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन को भी कंसीडर करते हुए हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो देखो बच्चों फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है। फ्रिक्शन क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स है जो क्या करता है कि आपकी एनर्जी को मोस्टली क्या करता है, वेस्ट करता है। ठीक है, थ्योरेटिकल चीजों में तो आप ये भी पढ़ोगे कि जो है फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी एवल है। ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारे एनर्जी को वेस्ट करता है, लेकिन इसके बगैर आपका बहुत सारा काम जो है हो नहीं सकता। मतलब हम लोग चल नहीं सकते, हम लोग कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है फ्रिक्शन जो है बहुत जरूरी भी चीज होती है ना बच्चों। तो देखो जो फ्रिक्शन को ना हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, तो उसको बच्चे समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं बेटा, एक ग्राफ लेता हूं मैं, है ना। आप बेटा इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है ना। आप उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाए, वो नहीं हिला। 2 न्यूटन लगाए तब भी नहीं हिला। 3 न्यूटन लगाए तब भी नहीं हिला। ठीक है, इस तरह से लगाते लगाते के लगभग 5 न्यूटन लगाए तब जाके हिलने लगा, है ना। तो ऐसा ही सिचुएशन होता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है बेटे, फिर से डिस्कस करते हैं इसी सिचुएशन को। मान लो बच्चों किसी ब्लॉक को रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है ना, मैंने इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ये नहीं हिला। इसका मतलब फिर क्या हो गया, तो मैंने अगर 1 न्यूटन लगाया और ये हिला नहीं है, इसका मतलब पीछे किसी ने 1 न्यूटन ही फोर्स लगाया होगा, है ना। क्योंकि अगर मान लो किसी ने पीछे अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया होता तो ये ऊपर उधर चला जाता,
या फिर मेरे फोर्स ज्यादा होते, उधर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होता तो ये मेरी तरफ आ जाता, लेकिन जब मैंने 1 न्यूटन लगाया तब ये रेस्ट में है, इसका मतलब पीछे भी किसी ने 1 न्यूटन लगाया। अब मैंने जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तब भी अगर ये नहीं हिला, इसका मतलब पीछे क्या है 2 न्यूटन। फिर 3 न्यूटन लगाया तब भी नहीं हिला, मतलब पीछे भी कितना लग रहा है 3 न्यूटन। इसी तरह से जब तक 5 न्यूटन लगाया जिस पर कि वो चलने वाले कंडीशन में आ गया, तब तक क्या हुआ, जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं पीछे भी उतना ही फोर्स अप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसी को कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है, कि आप जितना फोर्स लगाओगे उधर का फ्रिक्शन उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है, जब तक कि एक कांस्टेंट वैल्यू तक आप लोग पहुंच ना जाओ, ठीक है बच्चों। ये अब इसके बाद इसको कहते हैं बेटा जी लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद आप एक बार चल देता है बच्चों तो ये हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू से फिर वो फोर्स लगता जाएगा फ्रिक्शन का, जिसको कहेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर मान लो इसकी बात करेंगे हम लोग, तो इसमें जो लॉज है इसके वो क्या है, तो लॉज ऑफ हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे बच्चों। तो इसका जो मेन लॉ है बेटा वो ये है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बेटा फ्रिक्शन लगाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, तो इस पर बेटा जी जो फ्रिक्शन लगेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स, ठीक है ना। कहीं कहीं पर इसको आर भी लिखते हैं, कैपिटल आर, तो आप लोग कंफ्यूज मत करना बच्चों, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, म्यू इनटू एन, है ना, जहां पर म्यू क्या होगा बेटा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो बच्चों डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, है ना। अगर स्मूथ सरफेस लोगे तो उसकी म्यू की वैल्यू बहुत कम होगी, अगर बहुत ही रफ सरफेस लेंगे तो म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो बेटा जी मैं स्टैटिक, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे बात करूं मैं हॉरिजॉन्टल लेवल में, तो इस सिचुएशन में बेटा जी अगर मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ एम मास का, ठीक है, इस पर बेटा वेट लग रहा है नीचे mg, इधर कांटेक्ट फोर्स लग रहा है एन, अगर पीछे बेटा फ्रिक्शन लग रहा है एफ, तो आप क्या कहोगे, यहां एन है हमारा mg के इक्वल, है ना, तो फ्रिक्शन क्या होगा म्यू इंटू एन, यानी कि फ्रिक्शन क्या होगा म्यू इंटू mg, है ना बच्चों। ये बेटा mg लिखा है मैंने, म्यू इंटू mg, यानी कि हॉरिजेंटल लेवल में हमेशा जो बेटा फ्रिक्शन होगा हमारा वो क्या होगा म्यू इंटू एन, ये तो हमेशा होगा। लेकिन अगर कहीं स्यूडो फोर्स का कोई चक्कर ना हो तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा म्यू इंटू mg की बात हो जाएगी, ठीक है बच्चों, कब हॉरिजेंटल लेवल पे, ठीक है। अब इसी बात को बच्चों हम लोग लेके चलते हैं एक बार इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। तो देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। देखो अगर मान लो बेटा जी हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, है ना, इंक्लाइंड प्लेन बेटा जी ये ले लिया, ये है बेटा जी हमारा वेट लगेगा बेटा बिल्कुल नीचे की तरफ लगेगा mg, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो mg का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, है ना। और देखो बेटा जी जिधर mg cos थीटा लगता है उधर ही लगता है सरफेस का कांटेक्ट फोर्स भी, है ना, और इधर की तरफ लगता है हमारा mg sin थीटा, और फ्रिक्शन लगता है बेटा जी हमेशा मोशन के अगेंस्ट, है ना। तो आप क्या कहोगे कि सर फ्रिक्शन जो लगेगा यहां पर वो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए हमेशा म्यू इंटू एन, है ना। तो ये बेटा जी जो होगा हमारा ये म्यू, और एन किसके इक्वल हो गया बेटा जी mg cos थीटा, तो म्यू इंटू mg cos थीटा, है ना बच्चों। तो इंक्लाइंड प्लेन पे बच्चों जो है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा म्यू mg cos थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों इसके ये तो क्लियर हो गया। अब क्या होता है कुछ टर्म आते हैं डेफिनेशन वाले टर्म, जैसे आता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो देखो अगर मान लो बेटा ये इंक्लाइंड प्लेन की बात होती है, तो मान लो बेटा कि ये मेरा हाथ है ना, ग्राउंड लेवल पे अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, मैंने इसकी इंक्लिनेशन को बढ़ाने लगा, तो बढ़ाते 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 एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये रोल करना जस्ट स्टार्ट कर देगा, अब जस्ट रोल करने वाला है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल एलिवेट करने के बाद
ये जो ऑब्जेक्ट जो इस पर है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसी एंगल को कहते हैं हम लोग रिपोज। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो मैं बच्चों बात कर रहा हूं, इसी में लिख लेता हूं मैं एंगल ऑफ रिपोज। तो बेटा जी जब एंगल ऑफ रिपोज होता है तब मैंने क्या कहा कि तब जो है फ्रिक्शन जो पीछे लगता है बेटा और आगे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, वो क्या होगा बेटा, जस्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जब मैंने कहा कि जब नीचे था, है ना, तो अगर मैं इसको एलिवेट करता जा रहा हूं, ठीक है, एलिवेट करता जा रहा हूं तो mg sin थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। mg को साइन थीटा जो है धीरे धीरे इंक्रीज होते 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 एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि जब ये उसको स्लाइड करने लगा। ठीक है, तो एट एंगल ऑफ रिपोज, एट एंगल ऑफ रिपोज हम लोग क्या कहेंगे कि mg साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन के इक्वल, यानी कि mg साइन थीटा इक्वल होगा बेटा जी म्यू mg cos थीटा के इक्वल, है ना। तो टेन थीटा यहां से क्या आ जाएगा बेटा, म्यू, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज के लिए भी टेन थीटा क्या आ जाएगा, म्यू। ठीक है, तो ये वो एंगल होता है जिस पर वो जस्ट स्लाइड करने लगता है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से एक छोटा सा और डेफिनेशन वाला टर्म होता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो उसको बच्चों जो है हॉरिजॉन्टल लेवल में ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो बच्चों ये लिया बेटा जी हॉरिजॉन्टल लेवल में लिया मैंने, ये था बेटा जी नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये है बेटा जी हमारा फ्रिक्शन, और इस दोनों का रिजल्टेंट जो है बेटा ये है आर। तो बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है कि रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल कांटेक्ट एंड फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल कांटेक्ट के साथ जितना एंगल बनाता है उसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर अगर बच्चों हम लोग लेना चाहेंगे टेन थीटा, तो यहां पर टेन थीटा क्या होगा, दिस वन अपॉन में दिस वन, ये किसके पैरेलल है, फ्रिक्शन के, और ये किसके इक्वल है, तो एन के। तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा म्यू एन बाई एन, ये आ चुका है टेन थीटा, है ना बच्चों। तो यहां से भी क्या निकलेगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, म्यू। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों क्या होगा हमारा कि ये निकल जाएगा बच्चों जो हमारा फ्रिक्शन का एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है बच्चों, तो अभी तक बच्चों बता रखा हूं आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है। ठीक है, और वो बढ़ते 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 मैक्सिमम लिमिट तक जाती है, उस लिमिट को कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो एक इस पे भी छोटा सा क्वेश्चन लेकर बच्चों आप लोगों को समझा देता हूं मैं कि मान लो बेटा जी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मैंने एक टेबल पे रख दिया। ठीक है बच्चों, एक मान लो बेटा जी एक क्वेश्चन लिया मैंने कि मान लो एक 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, उसको एक ऐसे रफ सरफेस पे रख दिया जहां म्यू की वैल्यू है 0.2। ठीक है, तो अब बच्चों क्या है कि मैंने बेटा जी इस पर लगा दिया बेटा जी 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो आपको बेटा जी बताना है कि यहां पर जो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है बेटा जी कि इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है जिस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, तो आपको बताना है इस पर एक्सेलरेशन कितना होगा और उसके बाद आपको बताना है कि इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला बता चुका हूं बच्चों, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम जी, है ना। तो बेटा म्यू की वैल्यू क्या है 0.2 और मास कितना है 5 इंटू 10, है ना बेटा, तो क्या आ जाएगा 10 न्यूटन, है ना। दिस इज योर मैक्सिमम फ्रिक्शन, है ना बच्चों, यानी कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो अगर बच्चों अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे कम, तो क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना बच्चों। अभी डिस्कस किया था ना बच्चों कि मान लो कहीं टेबल पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, है ना, मैंने उस पर बेटा जी 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं स्लाइड किया, 2 न्यूटन का लगाया, नहीं स्लाइड किया, और जब 5 न्यूटन का लगाया तब जस के चलने लगा, है ना। तो वो जो 5 न्यूटन था वो क्या बोला था मैंने, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसकी वैल्यू बच्चों हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो ये नहीं है, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि अभी इस सिचुएशन में कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो आपको हर बार बेटा चेक करना पड़ेगा
कि अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स से बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट तो चलेगा नहीं, ठीक है, तो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि पीछे भी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो भी कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये भी 5 न्यूटन का लगा रहा होगा। तो यहां पर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 न्यूटन का होगा, ठीक है। अप्लाइड फोर्स जितना है उतना ही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, 0, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन, जितना उसने अप्लाइड किया। अगर यहाँ 8 न्यूटन अप्लाई करता तो फ्रिक्शन क्या कहते हैं, 8 न्यूटन। अगर 9.9 न्यूटन भी अगर बच्चों अगर ये कहता है कि अप्लाई किया तो भी हम लोग क्या कहते हैं कि 9.9 न्यूटन ही होगा फ्रिक्शन, जब तक कि ये 10 के इक्वल ना हो। हाँ, लेकिन अगर मैं 11 लगा देता, अगर बच्चों मैंने यहां पर क्या किया, क्वेश्चन में चेंज कर दिया सिचुएशन को, और मैंने लगा दिया बेटा जी ये जो 5 केजी का था उस पर मैंने 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो अब ये तो इससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये चल देगा ये, ठीक है। तो इधर पीछे लगेगा कितना बेटा, 10 न्यूटन। तो अब आप कह सकते हो कि आगे की तरफ लग रहा है 11, पीछे की तरफ लग रहा है 10, तो नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 11 माइनस 10 यानी कि 1 न्यूटन, है ना। तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, फोर्स निकल चुका 1, मास है बेटा जी 5, इससे क्या होगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन मान लो सेकंड, ये क्वेश्चन 1 था बेटा, ठीक है। तो मैंने यही कहा बेटा कि हर बार क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कम अप्लाइड फोर्स होगा तो फिर जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो उससे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तब तो बच्चों क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स करके m इंटू ए से निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा इस तरह से इसके क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग कुछ इंक्लाइंड प्लेन वाले भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें फ्रिक्शन को भी मिक्स कर देंगे, है ना। तो देखो बच्चों, अब बेटा जी ले रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन, है ना। यहां पर मान लो बेटा जी जो है ये एंगल दे रखा है थीटा, यहां पर कोई मास है m, है ना। आपसे कह रखा है कि अगर मान लो बेटा जी यहां पर पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, और नेचर ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंगली म्यू दे रखा है बेटा जी यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है बेटा कि इसकी जो है नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन होगी, है ना। तो देखो बच्चों, जब हमें ये डाटा दे देता है ना, सबकी वैल्यू दे रखा होता, तो क्या करते बच्चों कि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स पहले निकालते। वो क्या होता है बच्चों, mg sin थीटा, जो आपने पीछे देख रखा है। और फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों हमारा ऊपर की तरफ, तो F होता है हमारा म्यू mg cos थीटा। अभी हमने देखा था ना बेटा, म्यू इंटू n होता है और n की वैल्यू mg cos थीटा, है ना। तो इंक्लाइंड प्लेन में बेटा अगर ऑब्जेक्ट को नीचे आना है तो वो किसके कारण आएगा, mg sin थीटा के कारण, है ना। तो बच्चों अगर मान लो mg sin थीटा की वैल्यू इस फ्रिक्शन से ज्यादा होगी तभी ये नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अगर हमें डाटा दे देगा तो mg sin थीटा कैलकुलेट करेंगे, म्यू mg cos थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया तो नीचे आ जाएगा। तो मान लेते हैं बेटा कि नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ma होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, है ना बच्चे। यानी कि a इक्वल्स टू होगा g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कब बच्चों, जब हमारा ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ रहा होगा तब की बात करेंगे, है ना। ये होगा बच्चों, ठीक है। अब इस पर बच्चों ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बेटा जी थोड़े से लेके चलता हूं दूसरे सिचुएशन को भी, कि जिसमें कि दो तरफ से मैं ले लेता हूं बेटा इंक्लाइंड प्लेन। देखो बच्चों, अगर बेटा जी मैंने इस बार क्या करता हूं बेटा, फ्रिक्शन को नहीं लेता हूं, ठीक है, ये लेता हूं बेटा थीटा1, इसको ले लेता हूं बेटा थीटा2, है ना। यहां पर ले लिया बेटा जी मास m1, ठीक है, ये लगा दिया बेटा जी पुल्ली, और यहां लगा दिया बेटा जी मास m2, है ना। और बेटा जी क्या होगा हमें कि मैंने मेंशन कर दिया कि m2 sin थीटा2 की वैल्यू ज्यादा है m1 sin थीटा1 से। ये मैंने पहले लिख दिया क्योंकि बेटा जो डाटा देगा जब तक देगा नहीं आपको कैसे पता चलेगा कि वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, है ना। तो अभी मैंने क्या कर दिया कि m2 sin थीटा2 ज्यादा दे दिया, है ना। तो अब देखो बच्चे, इस ब्लॉक पे बेटा नीचे की तरफ क्या लगेगा,
m2g sin थीटा 2, है ना, और पीछे की तरफ लगेगा टेंशन। इस पर क्या लगेगा बेटा, नीचे की तरफ पे m1g sin थीटा 1, और टेंशन क्या लगेगा t, है ना। तो अब क्लियर कट है कि ये वैल्यू जो है उससे ज्यादा है, इसका मतलब नीचे ही जाएगा ये, है ना बच्चे। तब इक्वेशन क्या लिख देंगे हम लोग, तो बेटा इसका इक्वेशन हो जाएगा हमारा m2g, बेटा क्या होगा ये होगा हमारा m2g sin थीटा 2 माइनस टी इक्वल्स टू क्या होगा m2a, है ना। और इसके लिए क्या होगा t माइनस m1g sin थीटा 1 इक्वल्स टू m1a, और दोनों को ऐड करेंगे बेटा टी कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और जो भी हमें फाइंड करना होगा, टेंशन भी निकालना होगा, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसका। जैसे कि मान लो बच्चों इस तरह से दे रखा होगा कि कोई ब्लॉक यहां दे रखा है ना, और जैसे मान लो बेटा जी इसका मास है m1, है ना, इसके साथ एक पुल्ली लगा रखा है मैंने यहाँ पर, और उसके साथ दूसरा कोई मास है m2 जो इसके साथ जो है हैंगिंग वे में है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इसका एक्सेलरेशन निकालो, है ना बच्चों। तो ये बहुत सिंपल होता है बच्चों कि मान लो देखो क्या है कि सेम वायर है, तो इसमें टेंशन क्या लगाया मैंने t। अब देखो इस पर क्या लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ लगेगा m2g, ऊपर लग रहा है t, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे आप, m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, है ना बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा अगर लिख दूं तो सिंपल सी बात है बच्चों, m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, किसके लिए, इसके लिए, क्योंकि नीचे जा रहा है ये, और ये क्या होगा इधर जा रहा है। ठीक है ना बच्चों। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिंपल क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू m1a, है ना बच्चों, क्योंकि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये इधर जाएगा, तो दोनों का क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, सेम। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, दोनों को टी कैंसिल करेंगे, तो m2g इक्वल्स टू होगा हमारा m1 प्लस m2 इंटू a, है ना बच्चों। इससे एक्सेलरेशन आपको आ जाएगा। अब छोटे छोटे बच्चों इस तरह से वैरायटी के एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पुल्ली वाले जो है ढेर सारा पुल्ली लेके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बच्चों ये क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो बच्चों ये है m1 मास, है ना, ये रहा बेटा जी m2 मास, है ना, ये सब के सब क्या है कि एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखे हुए हैं, और ये भी ले लिया बेटा मान लो m3 मास, है ना, m3 मास भी लगा दिया, और इसके साथ जो है ना हमने फोर्स लगा दिया, या चलो इतना ही रखते हैं, इसके साथ फोर्स लगा दिया F। ठीक है ना, और ये क्या बच्चों फ्रिक्शन लेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आपसे पूछेगा कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके बच्चों। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, हम मान लेते हैं बेटा कि ये टेंशन है T। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा आगे की तरफ, मान लो बेटा A एक्सीलरेशन जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहोगे कि सर ये जो m2 है उस पर फोर्स आगे लग रहा है F, पीछे लग रहा है T, तो इक्वेशन क्या होगा, F माइनस टी इक्वल्स टू m2a, और इस पर कितना लगेगा, T इक्वल्स टू m1a, दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा T की वैल्यू निकल जाएगी और एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से बच्चों अगर मान लो एक बड़ा सा ब्लॉक दे देगा, मान लो एक रॉड दे देगा, ठीक है, जिसके लिए बेटा लेंथ दे रखा होगा कैपिटल L। ठीक है, इसका बेटा जी मास मान लो बेटा कि कैपिटल M दे रखा है टोटल मास, तो कहेगा कि इस पर अगर मैंने फोर्स लगाया कैपिटल F, तो ये बताओ इस एंड से स्मॉल l डिस्टेंस पे जो एलिमेंट होगा, जो पोर्शन होगा, वो इस दूसरे पोर्शन पे कितना फोर्स लगाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है बच्चों, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि एक कैपिटल L लेंथ का एक रॉड था जिसके एक एंड पे मैंने फोर्स लगाया F, और इसका टोटल लेंथ कैपिटल L, टोटल मास कैपिटल M है, तो कह रखा है जिस एंड पे फोर्स लगाया उससे स्मॉल l डिस्टेंस पर जो है मान लो कोई एलिमेंट है इसका, तो ये जो पोर्शन है वो दूसरे पे कितना फोर्स लगाता है। ठीक है बच्चों, तो हम मान लेंगे बेटा कि ये जो फोर्स लगा रहा होगा ना, ये टेंशन T लगा रहा होगा, है ना, तो इसको क्या करेंगे बेटा, दो पार्ट हम कर देंगे, एक तो होगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l, दूसरा हो जाएगा स्मॉल l। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इस तरह से, तब इसको लिख देंगे हम लोग m1, और दूसरा क्या होगा बेटा m2, जबकि आपको पता है m1 प्लस m2 क्या है हमारा, कैपिटल M के इक्वल। ठीक है, अब बेटा जी हमें क्या फाइंड करना है, इस टेंशन T को फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ फोर्स F है। ठीक है, तो हम लोग वही लेंगे रिलेशन, है ना, तो अगर मान लो A एक्सेलरेशन से जा रहा है तो क्या कहोगे कि F माइनस टी इक्वल्स टू m2a, और इसके लिए क्या लिखेंगे, T इक्वल्स टू m1a, फिर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू
ए, और जो m1 प्लस m2 क्या होगा बच्चों, टोटल मास m इंटू ए, है ना। इससे एक्सेलरेशन तो आ जाएगा हमारा फोर्स बाय मास, है ना बच्चों। और अगर आपको टेंशन निकालना है तो किसी एक में वैल्यू पुट करके निकाल लो, है ना। जैसे कि यहाँ पर कि T इक्वल्स टू क्या होगा, m1 इंटू ए का मतलब F बाय कैपिटल M। अब m1 कितना है हमारा, तो m1 क्या है बेटा, कैपिटल L माइनस स्मॉल l का लेंथ का मास, है ना। तो आप कह सकते हो कि सिंस L लेंथ के लिए, कैपिटल L लेंथ के लिए मास क्या था, कैपिटल M, इसीलिए यूनिट लेंथ के लिए मास क्या होगा, m बाय कैपिटल L। इसीलिए कैपिटल L माइनस स्मॉल l के लिए मास कितना होगा, m बाय L इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, m1 की वैल्यू, ये पुट कर देंगे तो T आ जाएगा। T कितना आ जाएगा हमारा, m बाय कैपिटल L इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l, है ना, दैट इंटू F बाय M। M से M कैंसिल, है ना बच्चों। तो T कितना आ जाएगा हमारा, कैपिटल L माइनस स्मॉल l बाय कैपिटल L, है ना, इंटू F, या फिर 1 माइनस स्मॉल l बाय कैपिटल L होल इंटू F। ये आ जाएगा बच्चों टेंशन। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वेराइटीज के, वो मैंने करवा दिए हैं बच्चों। और एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ही मैं, ठीक है बच्चों। और इसमें जो एक पार्ट है सर्कुलर मोशन, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना करके देता हूं बच्चों। तो आज के लिए बच्चों हम लोग आप यहीं रखते हैं, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर मोशन के वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।